नमस्कार। इंडियन पेनल कोड लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन 84 में डिस्कस किए गए इनसैनिटी के डिफेंस की। क्षमा कीजिएगा, इनसैनिटी का डिफेंस कहा जरूर जाता है, लेकिन सेक्शन 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर मैकनॉटन का प्रिंसिपल क्या है। मैकनॉटन केस क्या थी 1843 की, और ये सबसे लीडिंग केस रही पूरे विश्व भर में डेवलप करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कि आखिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी का डिफेंस कैसे दिया जाएगा। इंग्लैंड की ये केस थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। यहां 3 प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए गए थे और उसके प्रिंसिपल नंबर 2 और 3 पर बेस करके ही हमारी कंट्री का सेक्शन 84 बना हुआ है। फिर आएंगे कि सेक्शन 84 का बेयर टेक्स्ट क्या कहता है। सेक्शन 84 में एक फ्रेज हाईलाइट है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। आखिर इसकी मीनिंग क्या है, और हमारी कोर्ट्स इसको इक्वेट करती हैं इनसैनिटी के साथ। तो आखिर इनसैनिटी, मेडिकल इनसैनिटी किसे कहते हैं और लीगल इनसैनिटी का दायरा क्या है। क्या मेडिकल इनसैनिटी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा डायमेंशन हम लीगल इनसैनिटी का देते हैं या नहीं देते। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 84 में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। मतलब जो आपकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का फोकल पॉइंट है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस का समय है। यहां पर 3 केसेस आपके सामने रखेंगे। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस अहमदुल्ला की केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था सेक्शन 84 का बचाव देने से। क्यों, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद केस आती है शेरली वली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, 1972 की केस है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 का डिफेंस उपलब्ध कराया था। और तीसरी केस आती है श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, जहां सिरिजोफ्रेनिया का पेशेंट रहता है, वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेके खड़ा होता है। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 का डिफेंस दिलाया। अब बात आएगी कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है। क्या गाइडलाइन है वो, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद आएगा सीआरपीसी का सेक्शन 329 और 335। क्योंकि जब आप इनसैनिटी की या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की चर्चा कर रहे हैं तो यहां इन 2 सेक्शंस को भी साथ में ले आया हूं, सेक्शन 329 सीआरपीसी और 335 सीआरपीसी। और सबसे बाद में देखेंगे 42nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो कि क्या रिकमेंडेशन कर रही है सेक्शन 84 को लेकर के। शुरू करते हैं द डिफेंस ऑफ इनसैनिटी इन इंडियन पेनल कोड। देखिए, डिफेंस ऑफ इनसैनिटी की शुरुआत में अगर किसी एक केस का नाम लिया जाए और ये केस आपको इंटरव्यू तक आपका पीछा करेगी, उस केस का नाम है मैकनॉटन। मैकनॉटन की केस है 1843 की, ये केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। आखिर यहां पर हुआ क्या था। यहां पर एक्यूज जो थे वो डैनियल मैकनॉटन थे। मैकनॉटन की केस को डिस्कस कर रहा हूं। मैकनॉटन की केस अगर देखें तो ये 1843 की केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट था। यहां पर जो एक्यूज था उसका नाम था डैनियल मैकनॉटन। डैनियल मैकनॉटन। इसको यह लगता था कि उस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील, सर रॉबर्ट पील, वो ये कौन थे, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड या कह लीजिए ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के बारे में इसको यह लगता था कि रॉबर्ट पील ने इसको इंजरी कॉज की हुई है, वो इससे रोष रखते थे, वो इंजरी कॉज किए थे। और डैनियल मैकनॉटन क्या चाहता था, रॉबर्ट पील से रिवेंज चाहते थे। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट पील समझ करके रॉबर्ट पील के प्राइवेट सेक्रेटरी जिनका नाम एडवर्ड ड्रुमंड था उस पर गोली चलाई। तीसरा किरदार आता है एडवर्ड ड्रुमंड। कौन थे ये, पीएस थे रॉबर्ट पील के। इनको इन्होंने क्या कर दिया,
गोली मारी, ये डाइड हो गए, मर गए। अब इसके बाद ट्रायल चला इनका, डैनियल मैकनॉटन का ट्रायल चला, मेडिकल एविडेंस पेश किए गए। मेडिकल एविडेंस ये पेश करके कहा गया कि इन्हें मॉर्बिड डिल्यूजन था, जिसके कारण इनका अपने ऊपर, अपने मतलब माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था एक्यूज का, और इन्हें नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया ड्यू टू इंसैनिटी, ड्यू टू मॉर्बिड डिल्यूजन। ये डिस्कस किया गया कि डैनियल मैकनॉटन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब इस फैसले का आना था कि पूरे ब्रिटेन में चर्चाएं शुरू हो गई, कि एक तरह से कहिए रोष व्याप्त हो गया। और अब कुछ सवाल दिए गए, कुछ सवाल भेजे गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। ये जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आई, इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कुछ सवाल भेजे गए, और इन क्वेश्चंस का जवाब दिया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रिंसिपल्स बना करके। तो जो बेसिकली 3 प्रिंसिपल यहां पर आते हैं, उन 3 प्रिंसिपल्स को ही हम मैकनॉटन प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं, और उसी के ऊपर बेस करके भारत का सेक्शन 84 और सारा डेवलपमेंट बेस है। अब देखते हैं कि आखिर उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या क्या प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू सेम and to possess a certain degree of reason to be responsible for his crimes until the contrary is established। मतलब अगर पहले जो प्रिंसिपल है इसको एक वर्ड में कहें तो प्रिजम्पशन ऑफ सेन की बात की जाएगी। पहला जो है ये प्रिजम्पशन ऑफ सेन की बात की जाएगी, लेकिन यहां जो प्रिजम्पशन है ये रिवर्टेबल है। इसका मतलब क्या है? देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर आदमी से हर समय लॉ ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि वो सेन माइंड का है और वो रीजन रखता है, वो इतनी समझ रखता है कि वो जो भी उसने ऑफेंस किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनेगी। लेकिन यहां जो ये प्रिजम्पशन है ये रिवर्टेबल है, इसे ब्रेक किया जा सकता है, इसे ब्रेक आप कर सकते हैं, इसे एक्यूज जो है वो ब्रेक कर सकता है। मतलब कॉन्क्लूसिव प्रूफ करके हम मान के नहीं चले हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है। प्रिंसिपल नंबर 2 का कहना है टू एस्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ इनसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस द पर्सन वॉज सो इनसेन एज नॉट टू नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट ही वॉज डूइंग or he did not know that what he was doing was wrong। सेकंड जो प्रिंसिपल कहता है ये कहता है कि जो पहला जो रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है एक्यूज उसे ब्रेक कर सकता है। कैसे ब्रेक करेगा? एक्यूज को ये साबित करना होगा एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो इस तरह के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस एविडेंस पेश करे जिससे ये समझ में आए कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो क्या कर रहा है, उसके नेचर को नहीं जानता, उसकी क्वालिटी को नहीं जानता, जो कुछ भी वो कर रहा है वो राइट है, वो रॉन्ग है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसको वो नहीं समझ सकता है। अगर इतनी चीजें वो साबित कर देगा तो वहां माना जाएगा कि ये जो प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी है या प्रिजम्पशन ऑफ सेन है ये रिवर्ट कर गई है। तो सेकंड में जो हम आते हैं वहां पर एक्यूज की लायबिलिटी इंपोज की गई है कि वो साबित करे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। इनसैनिटी आप कब दिखाएंगे? इनसैनिटी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, यहां ये चीज आएगी। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड प्रिंसिपल है द टेस्ट ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट इज इन द पावर ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग not in general but in respect of a particular act committed। मतलब यहां जो इंसैनिटी के लिए हम जो टेस्ट लगाएंगे वो टेस्ट जनरल नहीं लगाएंगे कि सामान्य स्थितियों में बाकी काम को करते समय एक्यूज क्या सोच रहा है। हमारा यहां जो टेस्ट होगा वो स्पेसिफाई होगा कि जिस विषय की चर्चा की जा रही है उस विषय के समय क्या वो इंसेन है, क्या वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो टेस्ट लगेगा वो जनरल नहीं होगा बल्कि स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर जो टेस्ट लगेगा वो स्पेसिफिक होगा। अब देखिए, अब एक बार इस स्टोरी को समझिए। एक्यूज कौन है? डैनियल मैकनॉटन। इनके दिमाग में मॉर्बिड डिल्यूजन था कि सर रॉबर्ट पील, जो कि उस समय ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ इनका झगड़ा है, वो इनको इंजरी कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं? रॉबर्ट पील को ये मारना चाहते थे और रॉबर्ट पील समझ करके एडमंड ड्रुमंड को इन्होंने गलती से शॉट कर दिया। एडमंड ड्रुमंड कौन थे? रॉबर्ट पील के प्राइवेट सेक्रेटरी। ये एक्सपायर कर जाते हैं। यहां ट्रायल कोर्ट के सामने मेडिकल एविडेंस पेश किए जाते हैं कि एक्यूज का अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस कारण से उन्हें ट्रायल कोर्ट ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया, जिसे लेकर के काफी रोष आ गया ब्रिटेन के अंदर। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 3 प्रिंसिपल इवॉल्व किए। पहला प्रिंसिपल ये कि सामान्य स्थिति ये मानी जाएगी कि हर समय लॉ ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि जो भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है वो सेन माइंड का है, वो बिल्कुल नॉर्मल माइंडसेट का है और उसके पास इतना रीजन है, वो ये समझता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यहां ये जो प्रिजम्पशन है ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। एक्यूज अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के आधार पर ये साबित कर दे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, किसी भी एविडेंस से ये साबित कर दे कि एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, ड्यू टू insanity, due to unsoundness of mind, he was totally incapable to understand what he was doing or what he was doing that is contrary to the law, तो वहां पर हम ये मान लेंगे कि ये जो प्रिजम्पशन है ये रिवर्ट कर गई है। नंबर 3 कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो जांच करनी है कि राइट और रॉन्ग के बीच में आप अंतर समझते हैं या नहीं, वो जनरल नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। उसी काम के बारे में चर्चा की जाएगी जिस काम को लेकर के आपके ऊपर, एक्यूज के ऊपर ऑफेंस का आरोप लगा है। अब आइए, यहां जो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 है, ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, इसी के ऊपर बेस करके सेक्शन 84 इंडियन पेनल कोड बना हुआ है। तो आप जब भी सेक्शन 84 का आंसर लिखें, सेक्शन 84 की डिस्कशन करने से पहले ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप किताबों में देखते होंगे तो किताबें पहले 84 बताती हैं, फिर मैकनॉटन प्रिंसिपल बताती हैं। मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले मैकनॉटन बताइए, क्योंकि मैकनॉटन जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि सेक्शन 84 आया कहां से। तो सेक्शन 84 का जो बेस है वो मैकनॉटन है। मैकनॉटन की स्टोरी बताइए, प्रिंसिपल बताइए। अब आइए सेक्शन नंबर 84 का बेयर टेक्स्ट क्या कहता है। सेक्शन 84 का कहना है कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। यहां पर देखिए मैकनॉटन में आपने वर्ड यूज किया था insanity, सेक्शन 84 में आप वर्ड यूज कर रहे हैं ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो क्या नहीं, आइदर ही इज इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। वो क्या कर रहा है वो विधि के खिलाफ है, उसके नेचर को नहीं समझता, तो वहां अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पर हम कहेंगे कि मेंशरिया डेवलप नहीं हुई है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अब आइए, अब यहां सेक्शन 84 को जब आप देख रहे हैं तो यहां एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। क्या मतलब है इसका जी? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को अगर देखिए, पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि क्या आईपीसी में इसकी कोई डिफिनीशन दी गई है? तो पहली चीज जान लीजिए कि इसे कहीं में डिफाइन नहीं किया गया है। इसे आईपीसी में कोई डिफिनीशन नहीं दी गई, कोई डिफिनीशन नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच एक्यूज इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और दैट ही इज डूइंग रॉन्ग और कंट्रोरी टू द लॉ। इसका मतलब सिर्फ इतना है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से कि दिमाग की एक ऐसी स्थिति जब एक्यूज ये बिल्कुल नहीं जानता कि आखिर उस जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, या जो कुछ भी वो कर रहा है वो लॉ के कंट्ररी है। अब देखिए, जब हमारी कोर्ट्स ने ट्रायल चलाया है तो यहां कोर्ट्स क्या करती हैं, इक्वेट कर देती हैं, बराबर खड़ा कर देती हैं किसको, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को
इनसैनिटी के साथ। इसको क्या कर देती है, इक्वेट कर देती है, बराबर पे खड़ा कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इनसैनिटी का मतलब क्या है। इनसैनिटी को याद रखिएगा, इनसैनिटी के अलग अलग डिफिनीशन है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन्हें अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेडिकल इनसैनिटी की बात करें, देखिए अगर मेडिकल साइंस में जाएंगे तो ब्रॉडली अगर देखेंगे तो थोड़े पागल आप भी हैं, थोड़े पागल हम भी हैं जी। मेडिकली अगर देखेंगे तो मेडिकली इस जहान में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके अंदर पागलपन के लक्षण न मान लिए जाएं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए स्पेसिफिक मत जाइएगा, साइकेट्री की दुनिया में मत घुसिए, बिना घुसे जाइए। और कैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे तो वहां ये चीज मानी जाती है कि ये जो तीन चीजें हैं MUR, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मर है क्या? M denotes for memory, U for understanding and R for reasoning। मतलब यहां मेडिकल साइंस का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट का ये कहना है कि अगर आपके मेमोरी को लेकर के कहीं दिक्कत है, अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम है, अगर रीजनिंग को लेकर के कोई क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं इन मेडिकल इनसैनिटी की टर्मिनोलॉजी में फिट हो रहे हैं। अब अगर इसको अप्लाई कर दीजिए तो जितने हम लोग एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या कहते हैं, पहला क्या कहते हैं, क्या बताएं यार, मेमोरी में कुछ याद ही नहीं रहता। जो क्वेश्चन लगाते हैं, जो गलत हो जाता है, क्या देते हैं हम, अपनी रीजनिंग देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जो समस्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। देश में लोग ये समझने को ही तैयार नहीं है कि कास्ट और रिलीजन से अब ऊपर उठने का वक्त आ गया है। तो इसलिए मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग में अगर कहीं दिक्कत है तो आप मेडिकली इनसैनिटी की डिफिनीशन में आ गए हैं। लेकिन क्या यहां जो डिफिनीशन में आप मेडिकल इनसेन हो रहे हैं, इसके कुछ और एग्जांपल भी हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल के रूप में हेलुसिनेशन की बात की जाती है, जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं, जो कि मैकनॉटन को था। देखिए जब आप हेलुसिनेशन की बात करते हैं तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति सामान्य स्थिति की तरह रहता है, लेकिन किसी एक खास बात को लेकर के वो एक खास तरीके का एंगल लेता है। जैसे मैकनॉटन रॉबर्ट पील को लेकर के रखता था, फिर उसको लगता था कि रॉबर्ट पील उसे इंजरी कॉज करते हैं और उसे रॉबर्ट पील को समझाना है। तो ये क्या था, एक मॉर्बिड डिल्यूजन, या इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। दूसरे कुछ एग्जांपल में सोनम्बोलिज्म भी आते हैं, जहां पर व्यक्ति रात में नींद में चलना शुरू कर देता है। और अगर आप मेडिकली इन चीजों को साबित कर देते हैं, अगर आप इन्हें साबित कर देते हैं, तो आपको सेक्शन 84 का भी डिफेंस मिल जाता है। अब अगर इसके बाद कहें, इररिवर्सिबल इंपल्स की बात आती है, मेंटल एजिटेशन भी आता है, एनॉयंस भी आते हैं, फ्यूरी नेचर का होना भी आता है, या कह लीजिए आपने इतनी ज्यादा शराब ले ली है, कोकीन ले ली है, हेरोइन ले रखी है कि अब आपका माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से ये समझने में कैपेबल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहां समझिए सारी जगह पर स्टैंडर्ड एक ही है। इसको मैं इस तरह से कहूं कि अगर मैं मेडिकल इनसैनिटी को ये डिफिनीशन देता हूं कि दिस इज कॉल्ड मेडिकल इनसैनिटी, तो इसका ये छोटा वाला जो हिस्सा है ये है आपकी लीगल इनसैनिटी। अब देखिए मेडिकल इनसैनिटी क्या है। मेडिकल इनसैनिटी में सारी चीजें आएंगी, मेमोरी को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, रीजनिंग को लेकर के, हेलुसिनेशन आएगा, सोनम्बोलिज्म आएगा, इररिवर्सिबल इंपल्स आएगा, फ्यूरीनेस आएगा, एनॉयंस नेचर आएगा, ज्यादा शराब पीने के कारण अगर दिमाग में दिक्कत है वो भी चीजें आएंगी, सारी चीजें यहां आ जाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं देंगी। तो लीगल इनसैनिटी का मतलब क्या है? अब लीगल इनसैनिटी दो तरह की होती है, यहां ध्यान दीजिए। लीगल इनसैनिटी के दो मतलब हैं, कौन कौन से? इलीगली, अगर हम लीगल ज्यूरिस्ट की बात करें तो ये दो तरह के आप कह लीजिए कि इनसैनिटी को बात करते हैं। पहला जो है वो डिमेंशिया नेचुरलिस कहे जाते हैं। डिमेंशिया नेचुरलिस, नाम से ही क्लियर है। नेचुरल मतलब क्या है? यहां जो डिमेंशिया है, यहां जो इनसैनिटी है, ये बाय बर्थ होती है। हम यहां पर जो बचाव दे रहे हैं, जिनकी जो चर्चा है, ये इनसैनिटी बाय बर्थ की बात है। मतलब एक व्यक्ति जन्म से ही क्या है, डिमेंशिया का शिकार है, उसका मानसिक रूप से डेवलपमेंट नहीं है। अब आ जाइए दूसरा, लीगल इनसैनिटी जो दूसरी है, उसे कहते हैं
डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस, डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस, ACCDENTIALIS, एक्सीडेंटलिस नाम से ही क्लियर है, एक्सीडेंट से जहां डिमेंशिया हो, एक्सीडेंट किसी भी तरह से हो सकता है। अब यहां पर हु बिकेम इंसेन आफ्टर बर्थ, मतलब यहां जो इंसेनिटी है इसे आप लिख लीजिए इंसेनिटी आफ्टर बर्थ। जी अब आइए कि मेडिकल इंसेनिटी में आपने सोनाबोलिज्म देखा, आपने हेलुसिनेशन देखा, आपने मॉर्बिड डिल्यूजन देखा, आपने फरेनस देखा, एनोयंस देखा, आपने किसी शराब या एलएसडी के कारण मान लीजिए इतनी ज्यादा कंसंट्रेट मात्रा आपने ले रखी है कि जिससे दिमाग में असर है, ये सारी चीजें मेडिकल इंसेनिटी है। लेकिन क्या हर मेडिकल इंसेनिटी का डिफेंस आपको लीगल इंसेनिटी देगी? आंसर है नहीं। आपको यह दिखाना पड़ेगा मेडिकली आप इंसेन हो सकते हैं, लेकिन आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस आप इस लेवल पर आपका मेंटल डिमेंशिया था कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो आप काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये आप नहीं समझ पाए हैं। इतनी चीजें आपको जब साबित करेंगे तभी आप लीगल इंसेनिटी के दायरे में आएंगे। अदरवाइज हो सकता है आप मेडिकली इंसेन हो लेकिन लीगल इंसेनिटी का बचाव, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का बचाव आपको नहीं मिलेगा। आइए साहब, अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। जरा इसको देखते हैं। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इंसेनिटी अपराध करने के पहले की है, अगर इंसेनिटी अपराध करने के बाद की है, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। वो मतलब फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ आपको किसी तरह का फायदा नहीं देने वाली है। तो यहां जो मेन फोकल पॉइंट है वो क्या है? अपराध के किए जाते समय। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 3 केसेस आती हैं। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस अहमदुल्ला की पहली केस। अहमदुल्ला की केस में एक व्यक्ति ने अपने सास का मर्डर कर दिया। रात में वो टॉर्च की लाइट में घर में घुसता है और उस बूढ़ी औरत का मर्डर करता है। उसके बाद वो बचाव लेता है कि वो इंसेन था, लेकिन जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहां प्रोड्यूस किए गए वो साफ बता रहे थे कि उसने जो कुछ भी किया था प्री प्लान तरीके से किया था। तो यहां अहमदुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में सेक्शन 84 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस देने से मना कर दिया था। सेकंड जो केस आती है वो केस आती है शेरिली वली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। 1972 की केस है। केस के फैक्ट अजीबोगरीब थे। यहां एक व्यक्ति ने किया क्या? अपनी पत्नी का और अपनी बच्ची का मर्डर किया, कुल्हाड़ी से पहले उनको काटा। इसके बाद उसने घर में अपने आप को बंद कर लिया और घर में बंद करके वो चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। मारा उसने खुद। उसके बाद उसने दरवाजा बंद किया और उसके बाद वो चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ये व्यक्ति जो है शेरिली वली मोहम्मद जो है ये कुल्हाड़ी के साथ खड़े हैं। बगल में जो है वो दोनों डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये व्यक्ति न भागने की कोशिश कर रहा है न किसी तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस जो निकल के आए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उस समय ये व्यक्ति ये कहीं से भी सीधे सीधे कहिए ये डिमेंशिया का शिकार था या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में था, या कम से कम इसकी मेंशरिया तो बिल्कुल ही नहीं थी पत्नी और बच्चे को किल करने की, उन्हें डेथ कॉज करने की। तो इस कारण से यहां पर शेरिली वली मोहम्मद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बचाव दिया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। यह माना कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस द पर्सन वॉज इनसेन। अब तीसरी केस आती है श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। 2003 का मुकदमा है।
यहां एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के अपनी पत्नी के सर पे दे मारा। जब उसकी पत्नी जो है वो उसी के कपड़े साफ कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया, उसके सर पे दे मारा। बाद में ये मतलब एविडेंस पेश किया गया कि एक्यूज की सिजोफ्रेनिक हिस्ट्री है, उसके फादर की, उसके फोर फादर्स की, उसके परिवार में एक इतिहास रहा है सिजोफ्रेनिया का। और एक्यूज ने सारा काम जो किया उस समय भी वो सिजोफ्रेनिक ट्रीटमेंट में चल रहा था, वो उसके मतलब उसकी स्थिति वो उसी दौरान चल रही थी। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का बचाव दिया और श्रीकांत आनंदराव भोसले को सेक्शन 84 की बेनिफिट प्रोवाइड की। अब देखिए बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि एक्यूज साबित करे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो ये नहीं समझ सकता था कि वो क्या कर रहा है या जो कुछ भी वो कर रहा है वो विधि के विरुद्ध है। तो यहां प्रश्न उठ रहा था बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर। अब बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है। सेक्शन 84 में जब आप लिखें तो ये गाइडलाइंस जरूर लिखें। क्या है गाइडलाइंस, इसको देखते हैं। गाइडलाइंस रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। अब समझिए, अब पहली चीज देखिए, पहला प्रश्न आएगा लॉ के एक कह लीजिए कि कैंडिडेट के रूप में आपके दिमाग में कि क्या सेक्शन 84 में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के कंधे पे चली जाएगी या प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करने की जिम्मेवारी कि एक्यूज सेन फुल माइंड का था, एक्यूज इनसेन नहीं था, वो मेंशरिया रखता था, इस बात को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की जिम्मेवारी प्रोसिक्यूशन की होगी। और ये जिम्मेवारी कहां से होगी? जिस समय केस का ट्रायल शुरू हुआ वहां से लेकर के ट्रायल के समापन तक ये जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए प्रोसिक्यूशन के ही कंधे पर होगी। एक्यूज इस बारे में मतलब कह लीजिए लायबिलिटी बियर नहीं करेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ही अपने साइड से मेंशरिया एस्टैब्लिश नहीं कर पाया तो कोई जरूरत नहीं है कि एक्यूज सेक्शन 84 या डिफेंस की ओर चले। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी फिक्स कराने के लिए पहली जिम्मेवारी है प्रोसिक्यूशन की कि वो एक्टस रियस और मेंशरिया को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात रखी। नंबर सेकंड सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि लॉ यहां पर यह प्रिज्यूम जरूर करेगा, लॉ ये जरूर प्रिज्यूम करेगा कि एक्यूज सेन माइंड का था, एक्यूज समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दे, अपनी मेडिकल हिस्ट्री दिखाए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को पेश करे, डायरेक्ट एविडेंस दे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे, किन्हीं भी एविडेंसेस के जरिए अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में एक डाउट क्रिएट कर देता है, अगर प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बताई एक्टस रियस और मेंशरिया को साबित करके उस स्टोरी में एक डाउट क्रिएट कर देता है, तो हम ये मान लेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि एक्यूज के लेवल पे जा रहा था वो पूरा हो गया। नंबर थर्ड जो पॉइंट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में कहा कि द मटेरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड पे मटेरियल है, ऑल दीज मटेरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड इफ क्रिएट्स ए रीजनेबल डाउट इन द माइंड ऑफ कोर्ट इन रिगार्ड टू मेंटल कंडीशन ऑफ एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ही इज सेड टू प्रूव हिज इंसैनिटी। जो भी मेडिकल, जो भी वहां रिकॉर्ड्स आए हैं, रिकॉर्ड्स के रूप में क्या क्या आएगा? मेडिकल कोई रिपोर्ट आई है वो आई है, एक्ट काम करने का तरीका आया है, एक्यूज वहां से भागा है नहीं भागा है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर कोर्ट के दिमाग में ये संदेह आ जाता है, ये संदेह आ जाता है कि एक्यूज ने जिस समय ये ऑफेंस किया है उस समय वो सेनफुल नहीं लग रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि उसने इंसैनिटी के डिफेंस में जितनी चीजें उसे साबित करनी चाहिए थी उसने साबित कर दी हैं। तो ये गाइडलाइंस है। लेकिन यहां गाइडलाइन में पहली गाइडलाइन को हमेशा याद रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा ये हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा कि पहले वो केस एस्टैब्लिश करे, एक्टस रियस और मेंशरिया को पहले वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे। एक्यूज के लेवल पर जो लायबिलिटी हम इंपोज कर रहे हैं वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लेवल की नहीं है।
उन्हें सिर्फ प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में एक डाउट की लाइन खींचनी है। अगर वो ये कर देते हैं तो वहां ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी जो लायबिलिटी है वो बियर कर ली है। अब आइए साहब, अब आते हैं सीआरपीसी में दो सेक्शंस की चर्चा करते हैं, सेक्शन 329 और 335 सीआरपीसी। ये कहता है प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। अब मान लीजिए एक्यूज जहां पर अनसाउंड माइंड का है, आप जो है, अच्छा एक चीज छूट रही है, उससे पहले बता दूं, गाइडलाइन में एक बात और कही गई कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस की जिम्मेवारी होगी कि जैसे ही उन्हें पता चल जाता है एक्यूज के डिफेक्टिव माइंडसेट के बारे में, उनकी जानकारी में आ जाता है, उनका ध्यान खींचा जाता है, तो वो इमीडिएटली पहले एक्यूज का मेंटल या कह लीजिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं। अगर यहां पर आईओ जो है, आईओ मतलब ये अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं या डिनाई कर जाते हैं या किसी कारण से वो उनसे गलती हो जाती है, तो ये जो फेल्योर होगा आईओ के लेवल का, ये प्रोसिक्यूशन की केस को कमजोर कर देगा। और ये इस लेवल पे कमजोर कर देगा कि आप एक्यूज को बेनिफिट दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जब एज ए जुडिशियल ऑफिसर काम करें तो इस बात को हमेशा देखें। एक तो पहले याद रखिए कि 84 का डिफेंस बहुत ज्यादा उठता नहीं है, लेकिन अगर उठाया जा रहा है और अगर आईओ के सामने ये बात आई है तो पहले ये चेक कीजिए कि क्या आईओ ने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया है। अगर आईओ मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया है तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की केस काफी कमजोर होगी। अब आते हैं कि आखिर जहां पर पता चल जाए कि हाँ एक्यूज जो है, जहां कोर्ट को यह संदेह होने लगे कि एक्यूज जो है वो सेनफुल माइंड का नहीं है, या इस जगह पे अपने इस कह लीजिए कि कंक्लूजन पे कोर्ट आके खड़ी हो जाए, ट्रायल कोर्ट, कि एक्यूज जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो आखिर ट्रायल का क्या करेंगे। तो ट्रायल को लेकर के दो सेक्शन, यहां पर चैप्टर 25 है सीआरपीसी का, जिसके दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 329 और 335। एक एक करके देख लेते हैं। सेक्शन 329 सीआरपीसी क्या कहती है। सेक्शन 329 सीआरपीसी का कहना है कि जब ट्रायल कोर्ट में जज को यह लगे कि जो एक्यूज है वो सेनफुल माइंड का नहीं है, वो इंसेन है, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो एक इंक्वायरी सेटल करे। इंक्वायरी सेटल करे इस बात को देखने के लिए, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस एक्यूज जो था वो सेनफुल था या नहीं था। और अगर उनका ये कंक्लूजन निकल के आता है इस इंक्वायरी से कि नहीं, एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है वो सेनफुल नहीं था और अभी भी वो अपने डिफेंस को नहीं कर सकता है, तो वो ट्रायल को पोस्टपोन कर देंगे। कब तक पोस्टपोन कर देंगे? तब तक पोस्टपोन कर देंगे जब तक कि एक्यूज नॉर्मल ना हो जाए, जब तक वो सेनफुल ना हो जाए, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, तब तक के लिए पहली बात 329 में क्या करेंगे, ट्रायल को पोस्टपोन कर देंगे। अब आइए सेक्शन 335 क्या कहता है सीआरपीसी। सेक्शन 335 सीआरपीसी का कहना है कि जहां एक्यूज को आप एक्विटल दे रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रूव हो गया और इस आधार पर आप एक्यूज को एक्विटल दे रहे हैं। अब क्या करेंगे एक्विटल देकर, उसको बाहर समाज में छोड़ देंगे? आंसर है नहीं। आप उसे या तो आप उसे सीधे सीधे कहिए कि या तो आप उसे मेंटल एसाइलम में डिटेन करेंगे, और यही वो कारण है जिसके कारण लोग सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं देते कि मेंटल एसाइलम में किसी व्यक्ति को भेजना, समझ लीजिए कि उसको जेल भेजने से कई गुना ज्यादा सजा देना है अगर वो सच में पागल नहीं है। तो अगर वो सच में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार नहीं है और उसे आपने किसी मेंटल एसाइलम में दे रखा है, तो समझ लीजिए उसको जेल से बड़ी सजा आपने दे रखी है। क्यों? क्योंकि वहां बेचारा वो जितनी बार कहेगा कि भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, हर आदमी यही कहेगा कि किसने कहा है कि तुम पागल हो। सब कहते हैं कि तू कहां, यहां तो कोई पागल आता ही नहीं। इस पर एक बड़ी मजेदार स्टोरी हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। अब उस 2 मिनट उस चीज को डिस्कस कर देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था आगरा के पागलखाने में। आगरा के पागलखाने में जो सुपरिटेंडेंट थे उनका यह कहना था कि कुछ पागल जो है वो ठीक हो गए हैं और नेहरू जी आप आ जाइए, अब हम इन्हें समाज में रिलीज करने जा रहे हैं, वापस देने जा रहे हैं। नेहरू जी आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, एक पागल को बुलाता है सुपरिटेंडेंट और कहता है कि इनसे मिलो, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वो डिस्कस करता है कि ये पंडित नेहरू है और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वो पागल कहता है अच्छा ये नेहरू हैं,
हम भी जब यहां आए थे तो अपने को नेहरू ही समझते थे। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब वो नेहरू के सामने खड़ा होकर वो पागल कह रहा है कि अच्छा तुम आज नए नए पागल हो, नए नए यहां आए हो, इसलिए सुपरिटेंडेंट साहब तुमको नेहरू जी बता रहे हैं। हम भी जिस दिन आए थे नेहरू ही समझते थे। अब आप समझ लीजिए कि सुपरिटेंडेंट जिन लोगों को रिलीज करना चाह रहा था वो कितना अनसाउंडनेस की लिमिट से बाहर आए थे, ये एग्जांपल क्लियर है बताने के लिए। तो ये समझिए कि जब अगर मेंटल असाइलम में किसी को डिटेन किया गया और वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार नहीं है तो ये उसकी सबसे बड़ी सजा हो जाएगी। 335 कहता है या तो आप मेंटल असाइलम में डिटेन कीजिए या ऐसे व्यक्ति के किसी फ्रेंड और रिलेटिव को सौंप दीजिए। और क्या सौंपेंगे, किसे सौंपेंगे? जो इस बात के लिए सिक्योरिटी दे दे कोर्ट को कि पहली बात तो उस व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा और वो व्यक्ति खुद को कोई नुकसान नहीं करेगा या किसी और को कोई नुकसान कॉज नहीं करेगा। इस बात की सिक्योरिटी जो रिलेटिव, जो फ्रेंड दे देगा उसे सौंप दिया जाएगा 335 में ऐसे एक्यूज को। चलिए साहब, अब आते हैं 42nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। 42nd लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है ये एक तरह से कहिए इंग्लैंड में मैकनॉटन जो प्रिंसिपल बना फिर वहां से देखिए वापस आ गया लौट के, इसीलिए कहता हूं धरती गोल है। कि मैकनॉटन प्रिंसिपल में क्या कहा गया? मैकनॉटन प्रिंसिपल में कहा गया कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ड्यू टू इनसैनिटी either the accused is incapable to understand what he is doing, the nature or the quality of the act, or what he is doing that is contrary to law. अगर वो ये नहीं समझता, नहीं जानता तो उसे हम इंसैनिटी का बचाव देंगे। अब वहां दिक्कत क्या है कि मान लीजिए एक्यूज जो है वो उस लेवल पर प्रूफ नहीं कर पाया, तब क्या करेंगे? तब वहां पर इंसैनिटी का बचाव नहीं दिया जाता था। इसको लेकर के एक लॉ बना वहां पर, होमिसाइड एक्ट 1957। इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ, होमिसाइड एक्ट 1957। और यहां पर कहा गया कि जहां पर एक्यूज की मेडिकल हिस्ट्री है, जहां एक्यूज के एविडेंसेस हैं, लेकिन वह उस लेवल पर प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर भले आप इनसैनिटी का डिफेंस न दीजिए, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं उसको हम हल्का रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसे हम उस लेवल के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं करेंगे, उसके लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। तो सेक्शन 84 को लेकर के जो 42nd लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने भी यही रिकमेंडेशन की, सेम रिकमेंडेशन दोहराई गई और कहा गया कि भारत में भी डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू किया जाना चाहिए उन केसेस में जहां पर कि एविडेंस है कि एक्यूज सेन माइंड का तो नहीं है, लेकिन एक्यूज अपनी ओर से जो लायबिलिटी बियर करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस दिखाने की, उसको नहीं पूरा कर पा रहा है, तो भी हमें जो लायबिलिटी लेनी चाहिए वो डिमिनिश लायबिलिटी इंपोज करनी चाहिए। इतनी बातें हैं डिफेंस ऑफ इनसैनिटी को लेकर के। आईपीसी की अपनी लेक्चर सीरीज में अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा वो एक गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं अक्षय कुमार की एक गाने से उठाता हूं कि मैनू खुद से नहीं पी है, मैनू पिला दी गई है। तो अगर आपको किसी और ने पिला दी है तो सेक्शन 85 का बचाव मिलेगा, वहीं अगर आपने खुद से भी पी है तो सेक्शन 86 आपके लिए डिफेंस का काम करेगा। क्या डिफेंस होगा इंटॉक्सिकेशन का सेक्शन 85 और 86 में, इसको लेकर आपके सामने अगले लेक्चर में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।